हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में हम कंपनी के फीचर्स और एडवांटेजेस खत्म कर चुके हैं। बाबू, आज मुझे कंपनी की लिमिटेशंस और बेटा कंपनी के टाइप्स, इतना मुद्दा टच करना है बेटा, और मैं चाह रहा हूँ कि खत्म ही हो जाए। ठीक है जी, अगर थोड़ा सा रह गया तो कंपनी के टाइप्स बच सकते हैं। ठीक है ना जी। और बाबू, उसके बाद इस चैप्टर में 2 लेक्चर बचते हैं। ठीक है ना। और 2 लेक्चर का मतलब होगा एक दिन में एचयूएफ खत्म और एक दिन में कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म। उसके बाद बड़ा सिंपल सा मुद्दा सिर्फ आपका है। 2 लेक्चर लगाऊंगा मैं सब सुनने में। ठीक है जी। उसके बाद केस स्टडी शुरू हो सकती है। जब आप इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे तभी केस स्टडी कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट ही नहीं जानता इस चैप्टर के बारे में तो केस स्टडी तो भूल ही जाओ बेटा कि केस स्टडी हो सकती है। केस स्टडी होएगी नहीं बेटा। ठीक है जी। और बाबू, जब आप इस चैप्टर की केस स्टडी कर लोगे तब आपको आइडिया होगा कि पहले चैप्टर की भी केस स्टडी कैसे चल रही होंगी। ठीक है। यानी कि अब इस चैप्टर में बचे हुए जितने भी लेक्चर हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किसी ने केस स्टडी की एक भी दिन छुट्टी करी बेटा, वो बिजनेस स्टडीज के ना बेस का सत्यानाश कर लेगा। चलो खैर, विदाउट अ फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं बेटा। लिमिटेशंस ऑफ कंपनी सब सामने देखेंगे प्यारे बच्चों। बाबू, पहली लिमिटेशन कंपनी में लिखी हुई है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। वैसे मैं बता देता हूं, फीचर में हेडिंग आ चुकी है फॉर्मेशन, याद शायद ना भी आया आपको। ठीक है ना, घर कभी किताब उठाकर नहीं देखी। बाबू, एक फीचर आया था, हेडिंग आई थी फॉर्मेशन, और मैंने कहा था 3 वर्ड रट्टे मार लो कंपनी के फॉर्मेशन की। जब भी बात करेगा 3 बातें, कुछ याद है? कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इज अ एक्सपेंसिव टास्क। याद आए तीनों वर्ड? अब वो कंपनी का फॉर्मेशन, इधर देखो बस में एक तरफ सामने, कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मैंने इस बात को समझाने के लिए आपको ये बताया था कि एक लेमैन, एक आम आदमी कंपनी नहीं बना सकता बेटा। एक आम आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकता है क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, शटर उठाया बेटा बिजनेस शुरू। एक बाबू आम आदमी शायद पार्टनरशिप डीड भी बना सकता है। पार्टनरशिप डीड बनाने का मतलब पार्टनरशिप भी बना सकता है। अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, थोड़ा बहुत डीड राइटिंग जानता है बेटा, कॉपी करेगा गूगल से, डीड राइटिंग मॉडिफाई करेगा, नाम नूम और हो गया बेटा, पार्टनरशिप डीड भी बना सकता है बाबू। लेकिन क्या कंपनी बना सकता है क्लेमैन? बेटा बिल्कुल नहीं। कंपनी बनाने के लिए बेटा आपका एक्सपर्ट होना ही जरूरी है। एक लेमैन कंपनी नहीं बना पाएगा। आप लॉयर हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप कंपनी बना सकते हो। अदरवाइज बेटा आप चाहे कॉमर्स साइड से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हो, कंपनी नहीं बना पाओगे। मतलब सेमी स्किल्ड पर्सन भी कंपनी नहीं बना सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। दूसरी बात बाबू, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके की कंपनियां होती हैं। एक तरीके की कंपनी में हम 20 दिन से 1 महीना मांगते हैं और एक तरीके की कंपनी में हम 6 महीने मांगते हैं अपने ऑफिस में कंपनी बनाने के लिए। 6 महीने ऐसा एक्सपेंसिव टास्क बेटा, पैसा भी लगता है। एक तरीके की कंपनी में हम सिर्फ 20,000 मांगते हैं और एक तरीके की कंपनी में हम 2.5 लाख रुपए तक मांग लेते हैं। 2.5 लाख रुपए एक कंपनी बनाने के। तो समझ सकते हो बेटा, कंपनी बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। ठीक है जी। थोड़ा घर से पढ़ लिया करो वरना इतनी मशक्कत मुझे हर बार दोबारा करनी पड़ती है। आओ जी बाबू, आगे बढ़ाता हूं बेटा बात को। ठीक है ना, पहली लिमिटेशन मेरी तरफ से डन है, ये पढ़ना भी नहीं है मैटर, वहां जो लिखा हुआ है कट कॉपी पेस्ट सेम। आओ जी बाबू, सेकंड हेडिंग लैक ऑफ सीक्रेसी। बहुत कुछ याद आ जाना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टनरशिप की एडवांटेज सीक्रेसी, और वहां हमेशा कंपेयर करा कंपनी से। अब तो समझो मेरे पढ़ाने के तरीके को, क्यों मैं कंपनी से कंपेयर करता था। आज कंपनी पढ़ना अगर आपको थोड़ा सा भी आसान लग रहा है ना तो बेटा क्योंकि मैंने पहले दिन से इसको कंपनी से कंपेयर करा इसलिए आसान लग रहा है। क्या कंपनी में सीक्रेसी है किसी तरीके की? अरे पूरी पूरी बैलेंस शीट पड़ी हुई है भैया गूगल बाबा के ऊपर, 3-4 स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज के दिखाए थे। कहां कहां रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, खुला लिखा पड़ा है भैया कहां कहां इन्वेस्टमेंट। हम ये बोलते हैं हमें नजर लग जाएगी। बाबू, क्या कोई सीक्रेसी है कंपनी लेवल पे? कोई सीक्रेसी नहीं है। एक बात और,
बाबू जब आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो तो एक अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड कराते हो कंपनी, उस अथॉरिटी का नाम है, प्यार से बोलते हैं आरओसी। क्या बोलते हैं प्यार से? आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बाबू आरओसी के पास आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो बेटा। आरओसी के पास आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं ओवर द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी चलेगी ना आरओसी रोज कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद डॉक्यूमेंट मांगता ही रहता है। सर आप इसको पूरी जिंदगी भर में जितने डॉक्यूमेंट देते हो ये सब डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं, गूगल बाबा में अवेलेबल होते हैं, जो मर्जी चाहे बेटा चेक कर सकता है। मतलब किस सीक्रेसी की बात कर रहे हो आप? हर डॉक्यूमेंट गूगल पे पड़ा है, फिर क्या बात रहती? समझ में आई बात? तो कंपनी लेवल पे क्या कोई भी चीज सीक्रेट है बेटा? नहीं। हर 3 महीने बाद कंपनी को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं एज पर लॉ। कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को देने हैं, जो आरओसी बेटा पब्लिक डोमेन में डाल के रखता है डॉक्यूमेंट। तो बेटा देयर इज नो सीक्रेसी ऑफ ऑपरेशन इन केस ऑफ अ कंपनी। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर अभी तक? डन टनाटन, आगे बढ़ाएं। बाबू 2 बातें डन है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन और लैक ऑफ सीक्रेसी। बहुत बहुत तगड़ी बात। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। बाबू इम्पर्सनल बेटा, पर्सनल का मतलब होता है फेस टू फेस कांटेक्ट प्रेजेंट होना, और इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है बेटा? फेस टू फेस कांटेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है। लो बेटा समझाता हूं जरा, मतलब क्या इस चीज का। बेटा अगर आप एक सोल प्रोपराइटर हो और एक बिजनेस कर रहे हो, मान लो कन्फेक्शनरी बेच रहे हो, सोल प्रोपराइटर हो, एक गली मोहल्ले में आपकी दुकान है, कन्फेक्शनरी बेच रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या कस्टमर के साथ आपका फेस टू फेस कांटेक्ट है? मिलते हो रोज? हाँ मिलते हैं। बाबू क्या आप अपने क्रेडिटर्स सप्लायर से भी रोज मिलते हो? तो आपकी दुकान पे सामान देने आता है, ब्रेड देने आता है एक इंसान, कोल्ड ड्रिंक देने आता है, मिलते हो उससे? हाँ मिलते हो। फेस टू फेस कांटेक्ट प्रेजेंट है क्रेडिटर के साथ? हाँ। आपकी दुकान पे जो वर्कर काम करते हैं 2-3, बाबू क्या उनके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। बाबू देखो, क्योंकि सोल प्रोपराइटर का धंधा बहुत छोटा है, पैसे की कमी है ना, पैसे की कमी है तो धंधा छोटा ही है। बाबू क्योंकि आपका धंधा बहुत छोटे लेवल पे है, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क कल्चर है ना बेटा, वो बहुत पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है। पर्सनल का मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट प्रेजेंट है सबके साथ, इधर अ सप्लायर और अ कस्टमर और अ वर्कर और भी कोई, सबके साथ आपका फेस टू फेस टच प्रेजेंट है सर। बट इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि ऑपरेशंस बहुत बड़े हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हो सकते हैं, एमएनसी हो सकते हो आप, मल्टीनेशनल कंपनी हो सकते हो सर, आपका फेस टू फेस कांटेक्ट हर किसी के साथ होता ही नहीं। समझाने के लिए एक बात करता हूं, मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस 60% शेयर है, रिलायंस के उस दिन बात हो चुकी है सर। कंपनी का कह सकते हैं हम होलसेल ऑनर है, 60% शेयर एक ही कंपनी के उसके पास है, मेजॉरिटी उसके पास है, मैं तो ऑनर ही बोल दूं उसको, ठीक है बोल दे ऑनर। अच्छा कंपनी का एक ऑनर है मुकेश अंबानी, बाबू हम सारे उसके कस्टमर बैठे हैं, जियो 4G हम सब चलाते हैं, मिला हमें कभी फेस टू फेस? अपने कस्टमर से नहीं मिला आज तक फेस टू फेस। मीडिया में 40 करोड़ कस्टमर है उसके, कितनों से मिला फेस टू फेस सर? उसकी फैक्ट्री में बता, हर्षित कह रहा अपना उसका कस्टमर मिलने नहीं आता मेरे से, आएगा बेटा मिलने, इधर देखना मेरी तरफ सर। उसकी फैक्ट्री में 80,000 वर्कर काम करते हैं मुकेश अंबानी की, कितनों से फेस टू फेस मिला होगा? ईमानदारी से बता रहा हूं, 2 4 5, वो भी बड़ा रेयर होगा सर। कितने सप्लायर से फेस टू फेस मिला होगा जिससे रॉ मटेरियल खरीदता है सामान? बड़ा रेयर मिलते होंगे, उसके परचेज मैनेजर मिलते होंगे मुकेश अंबानी के, वो तो शायद मिलता भी ना होगा सर। दिखाई दे रहा कंपनी लेवल पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है? इम्पर्सनल, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बाबू बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 3 हेडिंग क्लियर करने की कोशिश की आपको बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी और इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं तीनों बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। जब रीडिंग का टाइम बचेगा तो पक्का कराऊंगा, नहीं बचेगा तो बेटा आज घर से दूंगा रीडिंग, ठीक है जी। बाबू 4th हेडिंग है न्यूमरस रेगुलेशंस।
बेटा मैंने ना एक दिन इसकी बात करी थी, शायद सैटरडे को ही इसकी बात करी थी लास्ट लेक्चर में। ये कंपनी के ऊपर ना बहुत सारे कानून लगते हैं बेटा, बहुत सारे कानून। मैंने कहा था मैं नाम जरूर बताऊंगा बेटा, आने दो, एक जगह पे बात करनी है मुझे। तो वो कंपनी के ऊपर कितने कानून लगते हैं उसकी बात कर लेता हूं, और फिर बात करता हूं न्यूमरस रेगुलेशन की। देखो वर्ड है न्यूमरस रेगुलेशन, न्यूमरस मतलब समझते हो, नंबर ऑफ रेगुलेशंस। वो इतने सारे लॉ कंपनी के ऊपर लगते हैं, और सारे लॉ कंपनी से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करते रहते हैं। एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कहेंगे ये डॉक्यूमेंट फाइल कर दो, वो डॉक्यूमेंट फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज की तारीख में सीबीएसई भी बेटा सारे स्कूल से यही करता रहता है, ठीक है ना। कुछ स्कूल्स हैं जिनका मैं काम देखता हूँ, तो बाबू मुझे वो बताते हैं कि आज की तारीख में ये है बेटा, सो के उठो, सीबीएसई की 4 रिक्वायरमेंट आई होती है। सो के उठो, किसी दिन 2 रिक्वायरमेंट है, यानी कि रोज कोई नई रिक्वायरमेंट है। सेम बेटा कंपनी के हालात है। मैं बताता हूं पहले लॉ कौन कौन से लगते हैं। बाबू पुराने टाइम में कंपनी के ऊपर कानून लगता था, कंपनीज एक्ट 1956। सर बाद में ये रिप्लेस हो गया एक नए कानून से, कंपनीज एक्ट 2013। बाबू एक अथॉरिटी जिसकी सारी रिक्वायरमेंट कंपनी को पूरी करनी होती है, आरओसी। बेटा 2 और लॉ का नाम लेता हूं, सेबी 1992, स्कैरा 1956। अभी मतलब बताता हूं इनका। और बाबू अगर आपके फॉरेन ऑपरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो आरबीआई। अब जान लेवा तो आप खुद ही हो जाओगे। सर कंपनी बनाने के लिए इंडिया में कोई भी कंपनी बनी होगी, या तो इस एक्ट से बनी होगी या तो इस एक्ट से बनी होगी। 2013 से पुरानी कंपनियां सब पुराने लॉ से बनी होंगी, और 2013 से नई कंपनियां सारे इस लॉ में बनी होंगी। एक तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी। बाबू आरओसी जिसने कंपनी को रजिस्टर्ड करा, आपको बता देता हूं बेटा, जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो पार्टनरशिप में 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या बोला था, रजिस्ट्रेशन क्या है, हमेशा ऑप्शनल। कंपनी में बोल देता हूं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होगी। भैया किसके पास रजिस्टर्ड होंगी, आरओसी के पास, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। बेटा आरओसी के पास रजिस्टर हो, दिन रात रिक्वायरमेंट मांगता रहेगा आपसे, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी के ऊपर एक और लॉ लगता है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है बेटा, इन दोनों लॉ को मानना भी कंपलसरी है। बाबू ये क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैं करूंगा इसकी बात, आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। दोनों जगह पे बेटा पहला वर्ड इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कुछ और नहीं होता बेटा, शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर से होता है, ठीक है जी। बस मैं इतना ही कह सकता हूं अभी, क्योंकि जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से ही बात करते हैं, ठीक है जी। और अगर कंपनी के फॉरेन ऑपरेशंस भी हैं, मतलब आप मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो आरबीआई की भी रिक्वायरमेंट है आपके ऊपर। और इसलिए बता देता हूं बेटा, किसी भी कंपनी में, और आपके लिए एक नए प्रोफेशन की भी बात करने जा रहा हूं। कल को बेटा आप आगे जाकर बहुत पढ़ लिखते हो, ठीक है ना, 12th के बाद भी बाबू आपका पढ़ने लिखने का बहुत विचार है। सर एक बड़ा रेप्यूटेड कोर्स है, अगर आप थ्योरी में अच्छे हो और प्रैक्टिकल में बुरे हो, तो बाबू यू हैव टू चूज कंपनी सेक्रेटरी एज अ ऑप्शन, सीएस। बाबू कोई भी कंपनी का आदमी कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता मुझे कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। एक आम आदमी, एक रात चलता आदमी कंपनी बनाकर बैठ गया, पैसे बहुत और धंधा सब कर रहा है, सर उसे कभी नहीं पता मेरे ऊपर कितने लॉ लग रहे हैं और किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला काम किसी भी कंपनी में क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लो, सारी रिक्वायरमेंट वही पूरी करेगा, क्योंकि उसको सारे कानूनों का ज्ञान है। एवरेज सैलरी 60-70 लाख, परिणित कह रहा दिन की। आओ इधर देखना, बस बस सामने देखो जी बेटा, बस सामने देखेंगे सब। सर मैंने बताने की कोशिश करी कंपनी के ऊपर कितने लॉ लगते हैं। जब इतने सारे लॉ है बेटा, आप समझ सकते हो क्यों बोला गया लिमिटेशन में न्यूमरस रेगुलेशन, क्यों इतनी सारी नंबर ऑफ रेगुलेशन है। जब इतने सारे कानून है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कंपनी से आप दिन रात रिक्वायरमेंट मांगते रहते हो, कंपनी परेशान होती रहती है, यही तो न्यूमरस रेगुलेशन है।
ठीक है जी। अब ये सोचो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कितने कानून लगते हैं, फटाफट बताओ कितने सारे कानून सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट 2024 कोई कानून लगता है सोल प्रोप्राइटर के ऊपर? नहीं लगता। तो अब जब कोई कानून नहीं लगता, रिक्वायरमेंट कहां से मांग लेगा? आगे बढ़ते हैं बाबू। 4 हेडिंग डन है और दो बहुत डिले हो रहा है, धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं बाबू। 5th हेडिंग इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो बाबू फिर मेहनत मशक्कत दोबारा से। बेटा किसी टाइम पर सोल प्रोप्राइटरशिप की पहली एडवांटेज पढ़ी थी हमने, क्विक डिसीजन मेकिंग। याद आया कुछ? हेडिंग भी याद करी हुई है और मेरे को लगता है आपने एक पेपर पे लिखी भी हुई है, क्विक डिसीजन मेकिंग। सर याद है मैंने वहां क्या बोला था? सोल प्रोप्राइटर तो अकेला इंसान है, अकेला इंसान। सर 100% डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ प्रोप्राइटर ओनली। 100 के 100% डिसीजन किसके होते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में? प्रोप्राइटर के। क्या किसी के बेटा सजेशन से वो बाउंड है? नहीं, सजेशन सुन सकता है, मान्य है कि नहीं मान्य बेटा ये तो उसकी खुद की मर्जी है ना। जब अकेला इंसान है, किसी के सजेशन से बाइंड नहीं है बेटा, तो बाबू आप समझ सकते हो डिसीजन मेकिंग कितनी क्विक होती होगी, कितनी इमीडिएट होती होगी, कितनी प्रॉम्प्ट होती होगी। जब डिसीजन मेकिंग ही बड़ी क्विक है, बड़ी इमीडिएट है, बड़ी प्रॉम्प्ट है, तो इस बात को भी समझने की कोशिश करो कि सोल प्रोप्राइटर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर लेता है। और वहां मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद याद आए, कि कंपनी में बेटा अगर कोई डिस्कशन करना हो ना, मान लो 25 अप्रैल को मिलना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो कम से कम 21 दिन पहले 4 अप्रैल तक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस पहुंच जाना चाहिए कि हम मिलना चाहते हैं 25 अप्रैल को, मीटिंग कहां पर होगी, मीटिंग का टाइम क्या होगा और मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। सर 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है मिलने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कैसे डिले नहीं होगा? आप एक बात समझने की कोशिश करो, मान लो एक कंपनी में 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। एक को ना किसी इंसान ने इन्वेस्टमेंट एवेन्यू दिखाया कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बताई, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। कोई जगह है दिल्ली के बहुत आसपास पोर्श इलाके में, बहुत ठीक ठाक रेट पे मिल रही है, कंपनी फ्लैट बना के बेच सकती है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ए को जगह दिखा दी, ए को बहुत पसंद आई, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं इसको कंपनी के ब्याह पर बाय कर दूं, मतलब कंपनी इसको बाय कर ले मेरी, ठीक है, ताकि हम ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। वो बी और सी को भी वो लैंड दिखाना चाहता है और बी और सी से मिलना भी चाहता है और डिस्कशन भी करना चाहता है इस चीज को। सर मिल लो। सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप जितना आसान नहीं है। आप पहले लीगली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस से बी और सी को नोटिस भिजवाओगे 21 दिन पहले। यानी कि अगर आज आपके दिमाग में आ रहा है बेटा किसी डेट को 20 मई को, तो बेटा 10 जून से पहले मिल नहीं सकते। 10 जून को बचे हुए दोनों डायरेक्टर आएंगे, डिस्कशन होगा, जगह देखेंगे, फिर सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। सर इससे ज्यादा डिले की बात ही क्या है? इसी वजह से कई बार कंपनी अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज नहीं कर पाती, उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी खिसक जाती है। सोल प्रोप्राइटर तो डिसीजन 1 मिनट में लेके साइड हो जाता है, करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक, वो या तो हाँ करेगा या ना। यहाँ तो बाबू 21 दिन लगेंगे हाँ या ना का जवाब आने में। समझ में आ रही है बात? और एक और मुसीबत भी बता देता हूँ, डिले का कारण एक और भी है बाबू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ही इवन नंबर में, कंपनी में है ही 4, 2 ने कह दिया इन्वेस्टमेंट कर दो, 2 ने कह दिया नहीं करो, लड़ दो बैठ के। ये एक और नहीं बचा है। समझ में आ रही है बात? तो परेशानियां देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कंपनी में कैसी कैसी होती हैं बेटा, ठीक है जी। अगर एक सेकंड बोझ करना, डिले के कारण समझा लिए बेटा मैंने, 21 दिन का नोटिस, और अगर बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इवन नंबर में है तो वहां कहीं भी बेटा परेशानी बनी रहे, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को बाबू। आखिरी 2 हेडिंग बचती हैं लिमिटेशन में, अब 2 खत्म करके ही वाइंड अप करूंगा, जितनी भी देर लगेगी लगेगी, ठीक है जी। कुछ टाइम बचा तो बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी बाबू, एक टर्म आती है, इट इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, लिखा हुआ है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट।
बाबू ये क्या टर्म है? ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है बेटा, इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। और ग्रीक में मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स। क्या मतलब होता है बेटा? मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, कि बिजनेस का मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में होता है। खैर नहीं, समझते हैं बेटा क्या मतलब है। बाबू तैयारी कर लेना अलग से इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने की, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी भी मार्क्स में आ सकता है, अलग से पूछा जा सकता है ये हेडिंग को, ठीक है जी। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, की कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में होता है। प्रूव करते हैं, आराम से समझते हैं जरा इस बात को। एक बात और, जब मैं एंडिंग करा दूंगा तो ये सारा मैटर मेरे को पढ़ाना है, सारा का सारा जितना भी लिखा है यहां तक, ठीक है जी। लो सब सामने देखना मेरी तरफ। बाबू कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं, कोई बताएगा मेरे को? मैंने बताया था कैसे बनते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में ऐसे ही बनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाबू एक बात बताना, आप सबने ना कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। एक कंपनी है लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, इंडिया में कभी भी किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ना पता हो ना कहाँ है, आप गेस मार सकते हो, इट इज मुंबई। क्योंकि अगर इंडिया में बेटा 10,000 कंपनी है ना, तो 9500 से 9700 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है। दैट्स व्हाई मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। आपने बेटा एक मुंबई बेस्ड कंपनी के ना बेटा शेयर खरीद लिया, ठीक है। और बाबू उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, किसी ने 10,000, आप सबने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने भी की हुई है, मान लो, ठीक है। और आज हमारे घर पे एक नोटिस आए कि आप सब इक्विटी शेयर होल्डर, हम आपकी ना एक मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग का एजेंडा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ठीक है जी। आप मुंबई हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे इस दिन अप्रोच कर सकते हो, इस दिन आ जाना, इतने बजे मीटिंग स्टार्ट है, ठीक है जी। कोई एक पर्टिकुलर डेट आ, ठीक है। इधर देखेंगे सब प्लीज, आराम से समझेंगे इस हेडिंग को। बाबू एक बात बताओ, हम सबकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हम सब रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेटा आपने खर्चा पता कराया मुंबई आने जाने का, और बेटा अगर रहना पड़ा तो एक दिन का खर्चा समझ में आया कि खर्चा होगा 25 से 30,000 रुपए। मुझे ईमानदारी से बताना, आप में से कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं। 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने करके 25,000 रुपए खर्च करके एक मीटिंग अटेंड करके आओगे? थोड़ा बताओ कितने जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। तो वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके कम से कम अगर 10 लाख लगे होते फिर तो शायद 25,000 रुपए खर्चते। अगर 10,000 ही लगे हैं तो कितने जाएंगे बेटा? बड़े रहे। और मैं कहता हूं अगर 1 लाख भी लगे तो भी शायद 25,000 कोई ना खर्चे एक मीटिंग के लिए, क्योंकि अगर इस मीटिंग का नोटिस दोबारा आ गया तो 3 महीने बाद दोबारा आ जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पिछला में एक्सपायर हो गया, नया अपॉइंट करना है। फिर सर आप प्रैक्टिकलिटी समझो, प्रैक्टिकलिटी बात करो। इधर देखेंगे सब, आधे कह रहे हैं मैं जाऊंगा, मैं घूम आऊंगा, इतने मरीना बीच दिखाऊंगा, और ये तुम्हारी ऐसी के पैसे, प्रैक्टिकल बात ही नहीं करनी कभी जिंदगी में। इधर देखना सब। हाँ जी बेटा, अब आप ये समझते हो कि जब भी मीटिंग का नोटिस आता होगा सारे लोग नहीं पहुंचते होंगे, यानी कि बेटा ज्यादातर शेयर होल्डर की मीटिंग में पता है कौन लोग पहुंचते हैं? जो मुंबई में ही रहते हैं, या बेटा मुंबई के आउटस्कर्ट में रहते हैं, या बेटा बहुत पास से हैं, पुणे से हैं, गोवा से हैं, बहुत आसपास से हैं, घंटे 2 घंटे के सफर में मुंबई पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आती है? नहीं पहुंचता होगा ना बेटा। एक इंसान केरला बैठा है, एक इंसान JNK में बैठा है, मुंबई जाता होगा क्या यार? बड़ा रेयर होगी ना ये सिचुएशन, नहीं जाता होगा ना। तो बाबू ये तो समझ के चलो, वेरी फ्यू पीपल अटेंड द जनरल मीटिंग। अब बाबू ये जनरल मीटिंग क्या होती है ये समझना। बाबू शेयर होल्डर की मीटिंग को, इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोलते हैं बेटा बोर्ड मीटिंग। हाँ जी, इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। तेज बोलो बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। बाबू ये समझ में आ रहा है कि वेरी फ्यू पीपल अटेंड द जनरल मीटिंग, बहुत ही कम लोग आकाशविक से।
बबू यानी कि बेटा जनरल मीटिंग तक पहुंचने वाले शेयर होल्डर्स बहुत लिमिटेड, ठीक है जी। यानी कि बेटा मैं एक बात बोलता हूं, अगर मान लो किसी कंपनी में बेटा 100 लोग हैं तो बेटा मीटिंग में पहुंचने वाले ऐसे ही होते होंगे 4-5। मान लो ये 5 लोग हैं जो इस बार जनरल मीटिंग में पहुंच गए, ठीक है जी। अगली बार हुई फिर पहुंच गए, अगली बार हुई फिर पहुंच गए, आसपास यही रहते थे, यही पहुंच रहे थे। बाबू पांचों एक दूसरे की शक्लों को आज की तारीख में आराम से पहचानते हैं, क्योंकि पांचों को एक दूसरे का चेहरा देखने को मिलता है हर जनरल मीटिंग में, ठीक है। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने का नंबर है, इन्हीं में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं बेटा, ठीक है। बाबू एक बात बताओ, इन्होंने ऐसा हो सकता है कि नहीं एक कार्टेल बना ले और अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में पहुंचा दे? बाबू कार्टेल क्या होता है? कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बनाना बेटा, ठीक है। बाबू जब शक्लें मिल रही हैं, एक जैसी शक्लें दिख रही हैं, 5 मीटिंग हो चुकी हैं, तो बाबू जान पहचान बन गई है। आज इन्होंने बेटा अपनी मर्जी के बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में पहुंचा दिए। मान लो बेटा 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए ACOD, ठीक है जी। बाबू अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा हो नहीं सकता ACOD ऐसे डिसीजंस लें विच आर कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक के लिए खराब हो और इनके फेवर में? 100 मेंबर हैं, सबने लाख लाख रुपए लगाए, करोड़ रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, पर मीटिंग में नहीं पहुंचते। 5 ही लोग पूछते थे, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए अपनी मर्जी के। इधर देखना मित्र बाबू, ये कंपनी ना एक रॉ मटेरियल खरीदती है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 20 पर यूनिट, ठीक है जी। और बाबू वो रॉ मटेरियल ना बी का ब्रदर भी सप्लाई करता है, और इन्होंने ना बी के ब्रदर को ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर कर दिया बेटा, और बाबू बी के ब्रदर से खरीद रहे हैं 30 पर यूनिट, जबकि मार्केट प्राइस ही 20 पर यूनिट है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और अगर आप समझदार हो तो ये तो जान ही गए होंगे बेटा, 10 पर यूनिट बाहर निकाला जा रहा है इलीगली, कंपनी का पैसा बाहर पहुंचाया जा रहा है, और किस में बट रहा होगा ये भी समझदार हो, 500। और अगर बेटा 2-3 साल ये चल गया ना, 2-3 साल चल गया, तो कंपनी में जो करोड़ रुपए थे ना सब सुहा हो चुके होंगे। पहले साल लॉस दिखाया जाएगा, दूसरे साल, तीसरा साल सब खत्म, चौपट, पूरे के पूरे करोड़ खत्म। और आपको ये पता है किसने खाए हैं? 1-1 लाख रुपए 5 बंदों ने लगा के 20-20 लाख रुपए निकाल लिए। एक्चुअली बात सर इसे ही बोलते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। इधर देखो जी, मैं दोबारा से सम अप कर रहा हूं इसको बेटा, आराम से सुन लो। बाबू मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि बेटा लोग कितना कितना पैसा कंपनी में लगाते हैं, और बेटा कितनी बार नोटिस आते होंगे, मेरे पास बहुत बार आते हैं भैया, मैंने आज तक कभी नहीं देखी जनरल मीटिंग, ठीक है, आज तक नहीं देखी। और आप देख लेना बेटा, आपके रिलेशन में कोई ना कोई इन्वेस्ट कर रखा होगा, आज तक नहीं गया होगा। बाबू कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं पता होगा कहाँ है, एक्चुअल बात बता रहा हूं। तो बाबू हम लोग जाते नहीं, हमें लगता है यार इतना किराया भाड़ा भर के वहां जाना है, एक जनरल मीटिंग अटेंड करके आना, छोड़ हमें क्या करना जाके। तो बाबू इसी सोच का तो फायदा उठाते हैं कुछ लोग। वेरी फ्यू पीपल अटेंड द जनरल मीटिंग, बहुत कम ही लोग जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं। कम लोग अटेंड करते हैं, अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहुंच जाता है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में। बाबू जब वो पहुंच जाता है तो वो ऐसे डिसीजन लेने लगता है विच आर कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो कंपनी के ही अगेंस्ट है, जो कंपनी के ही खिलाफ है। कंपनी के खिलाफ जजमेंट ले लेके बेटा कंपनी को लॉसेस में पहुंचा दिया जाता है। आखिरी में बेटा शेयर होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट टू एग्जिट द कंपनी। मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, पहले साल लॉस दिखाएगी, क्या करूंगा? हो सकता है वेट करूं, हो सकता है एग्जिट कर जाऊं। अगर मैंने वेट करा अगले साल फिर लॉस दिखा, क्या करूंगा? एग्जिट तो करूंगा। आखिरी में मेरे पे ऑप्शन क्या है? मेरे को लगा यार लाख लगे थे यार, पहले साल लॉस आ गया यार, मेरे तो शेयर की वैल्यू 80 रहेगी, अगले साल फिर लॉस आ गया 40 का, मैंने कहा यार 40 ही रहेगी। जितना वेट कर रहा हूं उतना डर लग रहा है, या तो एग्जिट ले लूंगा बेटा, या क्या करूंगा? वेट करूंगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दिखाई दे रहा है कैसे कुछ लोग कंट्रोल करते हैं कंपनी को, ठीक है जी। बाबू आओ इसको रीड करते हैं, एक हेडिंग रहती है आज के लिए, वो देखते हैं। बाबू पढ़ते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। बाबू कहता है इन अ थ्योरी अ कंपनीज आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयरइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर हु आर द ओनर। बाबू कंपनी भी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड है,
ठीक है ना, जैसे पूरा इंडिया में सिस्टम है वैसे ही कंपनी में सिस्टम है। कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते तो इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग सही है। कहता है इन प्रैक्टिस हाउएवर इन अ मोस्ट लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ शेयर होल्डर द ओनर हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। आगे बढ़ते चलो मतलब बताता हूं एक साथ ही। इट इज सो बिकॉज द शेयर होल्डर आर स्प्रेड ऑल ओवर अ कंट्री एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर व्हिच दे समटाइम यूज इवन कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। वो कह रहा है इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत कम करवाते हैं। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर के, सबको पता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में। कहता है इतने सारे शेयर होल्डर है, मल्टीट्यूड इतना बड़ा है बेटा कि होता क्या है, वो अटेंड करने वाले बहुत जरा से नंबर ऑफ शेयर होल्डर भर भर के, और वो क्या है बेटा स्प्रेड है थ्रू आउट द कंट्री। रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का 14 लाख शेयर होल्डर है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। कितने मीटिंग अटेंड करते होंगे बेटा? 100 भी नहीं, 100 भी नहीं, 14 लाख में से। तो क्या कहां से कंट्रोल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है पता ही नहीं होता, घर बैठे हुए हैं, सोई तो अटेंड कर रहे हैं, उन्हीं को तो पता सब कुछ। और जब एक जैसी शक्लें बार बार है बस वो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कार्टेल बन जाती है। A group is formed for the illegal purpose। ठीक है जी, बस अब पैसा खा जाओ सबका। आओ जी बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबू कहता है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ये लाइन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय कंसीडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर व्हिच दे समटाइम यूज इवन कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत सारी फ्रीडम एंजॉय कर रहे लगते हैं, उनको दिखता है शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, हमारी मौज आ गई, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा, जैसा मर्जी डिसीजन ले लो। और कई बार ऐसा डिसीजन ले जाते हैं जो शेयर होल्डर के ही खिलाफ होता है। वो अब लॉस आने लगा, 20 रुपए पर यूनिट की चीज 30 रुपए पर यूनिट खरीदोगे, कुछ टाइम में लॉस आएगा ही। कहता है डिससैटिस्फाइड शेयर होल्डर इन सच अ सिचुएशन हैव नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर एंड एग्जिट द कंपनी। भाई लाख रुपए लगाए, पहले साल लॉस आया 20-30 का, आपको दिखा यार 80 और 70 हजार रुपए रहेगी मेरे शेयर की वैल्यू। डिससैटिस्फाइड हो गए, क्या करोगे? छोड़ दो कंपनी, दूसरी में इन्वेस्ट कर लो। पर 30 तो गए, वो किसकी जेब में गए सबको पता है। कहता है एज द डायरेक्टर वर्चुअली एंजॉय द राइट टू टेक ऑल द मेजर डिसीजन इट लीड टू रूल बाय अ फ्यू। यही है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, रूल बाय अ फ्यू, मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स। बस कुछ ही हाथों में मैनेजमेंट, उसी का फायदा। क्लियर है बेटा बात? क्लियर? बाबू लास्ट हेडिंग बचती है, बस खत्म करेंगे बेटा, और उसके बाद इको का बैच। बाबू लास्ट हेडिंग इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। बाबू मैं दो तरीके से हेडिंग को समझा सकता हूं, आराम से समझ लेना, दोनों ही तरीके से, जैसे लिखने का मन हो वैसे लिख सकते हैं। सर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट में एक तो बात वही आ सकती है, बाबू ये बात मैंने बोली थी, सेम बात पार्टनरशिप की भी लिमिटेशन, वहां पर भी हेडिंग आई थी कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। दो सगे भाइयों की सोच सेम नहीं होती, दो जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं होती। आप सोच रहे हो 4 अलग अलग जगह से आए हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सोच सेम करोगे, सर आप बहुत गलत सोच रहे हो। मान लो कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा जो मुंबई से है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ बेटा जो केरला से है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा जो चेन्नई से है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा यूपी में कहीं से। सर दो सगे भाई जुड़वा भाई की सोच सेम नहीं है, 4 अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को आप एक जगह पे बिठा के सोच रहे हो इनकी सोच बराबर कर देंगे, एक जैसी कर देंगे। सर लगता है आपको सच में ऐसा कि हर लेवल पे हर डिसीजन में चारों एक जैसा बोलते होंगे? नहीं बोलते होंगे ना यार, ये तो बात समझो ना, सबका अपना अपना ओपिनियन है बेटा, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है ना। सबको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत है, चारों को ही लग रहा होगा ना। सर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार बेटा ये लड़ाई झगड़ों की वजह बन जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। पहली बात समझ में आती है। दूसरी बात भी समझ लो, दूसरे तरीके से भी सेटिंग को, एक तो तरीका यह है सेटिंग को लिखने का, दूसरा भी तरीका है। बाबू मान लो आज कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, मान लो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, और कंपनी ने बेटा ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर लिया, कंपनी में लगे हुए 10 करोड़ और कंपनी ने 50 लाख कमा लिया, ठीक है, मान लो ऐसा है।
10 करोड़ लगाने के बाद 50 लाख कमाए हैं। सर छुपा सकते हो कि 50 लाख का प्रॉफिट है किसी से? छुपा सकते हो? कंपनी में होती है सीक्रेसी? फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी आंसर करो, उतना जल्दी वाइंड अप करिए। सीक्रेसी होती है? नहीं होती। बाबू सीक्रेसी यानी सबको पता लगेगा कि कंपनी ने कितने कमाए, 50 लाख। बेटा एम्प्लॉइज आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहला बोनस। वो चाह रहे हैं कंपनी ने पहली अर्निंग कमाई है, मुझे बोनस मिलना चाहिए। बाबू एम्प्लॉय के आखिरी में आता है डबल ई, एम्प्लॉय को हमेशा हम ऐसे लिखेंगे। बाबू एम्प्लॉय चाह रहे हैं कि इनकी सैलरी में थोड़ा सा हाइक आए, इनको बोनस मिले, ठीक है जी। बाबू क्रेडिटर्स भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेटा क्रेडिटर्स चाह रहे हैं कि जो भी उनसे उधार लिया गया है वो उतारा जाए। कंपनी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में थी, तब भी हमने ट्रस्ट करके उधार माल दिया, तो सबसे पहले तो हमारा ही उधार उतरना चाहिए। इसने कहा जी मेरे को उतरा दो पैसे मेरे, ठीक है जी। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं बेटा कि क्योंकि हमने ही कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को चलाया है, तो हमारे को तो डिविडेंड ठीक ठाक मिलना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। बाबू प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा इंटरेस्ट। दिखाई दे रहा है कंपनी के साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं? सर सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर, मैं एक टर्म बोल रहा हूं स्टेक होल्डर्स। बाबू हर वो पर्सन जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड होता है, हर उस पर्सन को बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। हर वो पर्सन जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड होता है उसे बोलते हैं स्टेक होल्डर। चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बेटा सप्लायर है, चाहे वो आपका वर्कर है, चाहे वो बेटा आपका कस्टमर है, जो भी कंपनी से एसोसिएटेड होगा उसे बोलेंगे स्टेक होल्डर। सर सारे के सारे स्टेक होल्डर चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। सब चाह रहे हैं ना 50 लाख में मेरा हिस्सा। दुनिया में आपको पता ना लड़ाई अल्टीमेटली एक ही चीज की है, ठीक है ना। बस कंपनी में भी ये लड़ाइयां शुरू हो जाती है। एम्प्लॉय मेरे सैलरी, क्रेडिटर मेरे पैसे, इक्विटी शेयर होल्डर मेरा डिविडेंड, लड़ते रहो बैठ के बेटा। यही है कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।